आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में बहुत जिज्ञासु लोगों ने सवाल किया था। मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना उचित रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में पहले से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप बैंकिंग सिस्टम में देखिए, बैंक का इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, एनबीएफसी। उसी तरह से म्यूचुअल फंड भी जो है 1990 के बाद से ये कारोबार इन्वेस्टमेंट का शुरू हुआ। और आज पूरे भारत में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उसका 23% से 25% का इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा आ रहे हैं। अब इसको समझना ये है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। आजकल टीवी में जो भी न्यूज़ समाचार आते हैं उसमें देखते होंगे, बीच बीच में ऐड आता है एसआईपी के बारे में। तो म्यूचुअल फंड और एसआईपी ये कैसे रिलेटेड है, ये कैसे काम करता है, उसी बारे में ये वीडियो में आपको सामने रख रहा हूँ। कि जैसा कि ये नाम से ही मालूम है, फंड मतलब होता है एक कोष और म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में। अगर सपोज कर लीजिए आप 10 लोगों का एक समूह है और सब लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, लाख रुपया इकट्ठा किया, 10 लाख रुपया अगर हो गया, और उस 10 लाख को आप किसी एक आदमी को जिसको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नॉलेज है, वो उस फंड को अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसको आप दे दें और ये कहें भैया ये पैसा है और इसको आप अपने ढंग से इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड ये काम करता है। हिंदुस्तान में आज के डेट में कुल 45 म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें कि अगर हम एसेट के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आज के डेट में जो है वो एसबीआई है। अब अभी कुछ दिनों पहले तक आईजीआई था, लेकिन अब एसबीआई के नंबर 1 पे है। उसके बाद आईसीआई है, एचडीएफसी है, कोटक बैंक है। इस तरह से सारे म्यूचुअल फंड हाउस हमारे इंडिया में हैं। अब ये जो आप म्यूचुअल फंड के अंदर अब ये कहिए कि पैसा ये कैसे हम देते हैं, तो उसके लिए जो फंड आप सपोज कर लीजिए कि आप ये आप कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, सपोज कर लीजिए कि एबीसीडी कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस है, और इसमें ये कोई एक स्कीम निकाला और ये बताने के लिए कि इन्वेस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं जो है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें जो पैसा लगता है, जितने भी लोग निवेश करना चाह रहे हैं, अपने अपने जोखिम होते हैं, उम्र के अनुसार से जोखिम भी होते हैं, और जोखिम के अनुसार ही हम अपने स्कीम चुनते हैं। अब म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो कई तरह की स्कीम लाती है। जैसे कि अगर आपका नज़रिया छोटे अवधि के लिए है, लंबे अवधि के लिए है, ज़्यादा जोखिम वाला है या कम जोखिम वाला है, उसके अनुसार से स्कीम जो है म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है। अगर सपोज कर लीजिए कि किसी की उम्र 30 साल है, 35 साल है, कोई 50 के ऊपर है, तो दोनों के जोखिम जो है वो अलग अलग है। 30 वर्ष वाला, 25 वर्ष वाला जो यंग लड़का है, उसके पास जोखिम लेने की ज़्यादा चांसेज है। तो ज़्यादा जोखिम के लिए इक्विटी मार्केट में वो आदमी पैसा लगाता है। जिनको कम जोखिम लेना है वो डेट फंड में लगाते हैं। तो ये 3 तरह के फंड होते हैं: डेट फंड, बैलेंस फंड और इक्विटी फंड। डेट फंड में आपका 80% जो पैसा होता है वो मनी मार्केट में लगता है। मनी मार्केट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया आपका, और जो सीपी और सीडी होता है, ठीक है, कमर्शियल पेपर, तो उसमें ये डेट फंड में पैसा हम लगाते हैं जो है। इसमें जो ग्रोथ होता है ये बैंक में जो हम डिपॉजिट करते हैं उससे ज़्यादा होता है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट और बैलेंस मार्केट जो ग्रोथ देता है उतना नहीं होता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग रिटायरमेंट कर लेते हैं और उनका पैसा शेयर साइड में लगा रहे। पैसे का वैल्यू जो है बहुत, अगर अधिक न हो तो बहुत कम भी ना हो, उनके लिए डेट फंड सजेस्ट किया जाता है। बैलेंस फंड में जो है जनरली 60 और 40 का रेशियो होता है, मतलब 60% इक्विटी और 40% डेट फंड जो है। इसमें ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो वेरी करा लेता है कि कब मार्केट के अनुसार कि कब पैसा बढ़ाना है और कम करना है। इक्विटी में हम मानते हैं कि 80% से ज़्यादा पैसा हम इक्विटी में लगाते हैं।
इक्विटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो हम अपने जो भाषा में शेयर जिसको बोलते हैं, वो वही चीज़ है, वो इक्विटी है जो। अब ये जो आप तीनों फंड आप देखे हैं, तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का अप्रोच जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है सेक्टर वाइज, कि अगर सेक्टर वाइज हम करें या हम स्टॉक वाइज करें, सिलेक्शन में लेते हैं। तो ये एक को टॉप टू डाउन, उसमें उसको बोलते हैं स्टॉक वाइज, जिसमें कि हम स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और उसमें जो जिनकी वैल्यू जो है वो नीचे होती है और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली होती है, उनको हम इसमें चॉइस करते हैं। बॉटम डाउन अप्रोच का मतलब होता है सेक्टर अप्रोच जो है, कि एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर, मेटल एनर्जी सेक्टर, ये जितने सेक्टर हैं उसमें जो है हम इसको लगाते हैं पैसा जो है, और उसकी ग्रोथ के अनुसार से हम अपनी जो है ग्रोथ करते हैं। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड सपोज कर लीजिए कि कोई ABCD, जैसे कि ICI SBI म्यूचुअल फंड है, कोई ABCD है, और वो अपना स्कीम निकालती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कोई निकाले उसमें जो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में अब मैं समझा रहा हूं कि ये कैसे पैसा, आपका जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड को दिया हुआ है, उस पैसे का उपयोग क्या होगा। तो जिस पैसे को आप इस म्यूचुअल फंड हाउस को दिए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM। AUM के आधार पर ये माना जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस के पास ज़्यादा वो एसेट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमारा जो पैसा होता है वो एक इस जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसके लिए AUM का काम करता है। तो म्यूचुअल फंड हाउस ये करता क्या है, ये अपने पास ढेर सारे फंड मैनेजर रखते हैं। ये एक तरह का जॉब है, देखा जाए CEO उसको कह सकते हैं जो है। तो फंड मैनेजर जो फंड मैनेजर होता है, अब इसी की काबिलियत पे आपका पैसा स्कीम में लगता है। अब ये जैसे मान लीजिए कि इसने एक हो गया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कीम है, आपका पैसा उसमें लगेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी हमारे स्टॉक में शेयर हैं, जैसे आपका L&T हो गया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो गया, GMR इंफ्रा हो गया, ऐसे करके कि जितने भी कंपनियां हैं, और इन कंपनियों में चूज करेगा और अपने पोर्टफोलियो बनाएगा। अब पोर्टफोलियो में क्या करेगा, सबको बांट देगा। इधर क्या होगा, इधर जो है कंपनी होंगे और अपना पोर्टफोलियो बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि L&T को जो भी पैसा उसने रखा, तो L&T में 1% लगाया, ऐसे ही GMR इंफ्रा में कुछ लगा दिया। ऐसे ही वो पूरे के पूरे पैसे को जो है वो जो भी फंड इकट्ठा किया हुआ फंड मैनेजर इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। शेयर में पैसा लग जाएगा। प्राइमरी मार्केट शेयर मार्केट है और सारा का सारा पैसा यही लगता है। अब देखिए, फंड मैनेजर की यही क्वालिटी है कि कोई स्कीम किसी का बेहतर परफॉर्म करता है, किसी का नहीं करता है। ये डिपेंड करता है इस फंड मैनेजर पर कि इसको कितना नॉलेज है कि L&T जो कंपनी है वो कितना काम कर रही है, उसके पास कितना पावर है, मैन पावर है, इंजीनियरिंग पावर है, कि ये ग्रोथ दिला सकता है। ऐसे ही जो है, अब हो सकता है कि किसी फंड मैनेजर को लगता है कि L&T से बेटर जो है रिलायंस में पैसा लगाना है, तो वो वहाँ पे अपना जो है परसेंटेज कुछ घटा और बढ़ा देगा जो है। तो लास्ट में जो स्कीमों के जो भी स्कीम होती है उसमें जो नेट जब हम देखते हैं ग्रोथ जो है, तो किसी का ग्रोथ 20%, 18%, किसी का 17%, किसी का 16%। ये ग्रोथ के जो वैरी होता है वो फंड मैनेजर के क्वालिटी पे है कि फंड मैनेजर कितने अच्छे से आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनियों में वो इन्वेस्ट किया है, जिसका कि शेयर मार्केट में वैल्यू जो है लगातार बढ़ रहा है। उसके आधार पर ये होता है। और हम अपने जो भी पैसा हम दिए रहते हैं इस म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर आपके पैसे को इसी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और पैसा ये धीरे धीरे ग्रो करता है। अब आप देखिए कि SIP
एसआईपी से हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? एसआईपी जैसा कि नाम ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक क्यों? सिस्टमेटिक इसलिए है कि आप एक तय मनी जो है आप मार्केट में ले जाते हैं और हर हर महीने कुछ अपने अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार पैसा जो है वो मार्केट में लगाते हैं। ये भी काम जो है वो म्यूचुअल फंड हाउस ही करता है, फंड मैनेजर ही करता है किसी स्कीम में। लेकिन आप इसको खुद ही अपने प्लान करते हैं कि हम कितना रुपया हर महीने दें और इस स्कीम में चॉइस करके उसमें पैसा लगे। अब एग्जाम्पल के लिए होता क्या कि ये मार्केट के रिस्क को जो है ये बहुत कम कर देता है। कम इसलिए करता है, जैसे मान लीजिए कि आज अगर कोई शेयर का प्राइस है, ऐसे मान लीजिए कि घटा बढ़ा ऐसे करके क्या, और ये मार्केट जो ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि कोई किसी स्कीम का जो भी है ये एनबी होता है। अब मार्केट जब बढ़ता है, हम समझ लीजिए कि जैसे कि हम बाजार में हम जैसे कि आलू गोभी सब्जी खरीदते हैं, ठीक उसी तरह का है ये जो है। जैसे कि अगर बाजार महंगा हुआ मतलब एनबी उसकी बढ़ेगी। एनबी नेट एसेट वैल्यू जब बढ़ेगी तो यूनिट जो है वो कम मिलेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि मार्केट में जिस तरह से आज 10 रुपया किलो आलू आप ले रहे हैं, तो 100 रुपये में 10 किलो मिला जो है। अगर ये 10 रुपये का दाम 20 रुपया हो, यानी कि आलू महंगा हो गया, आलू का दाम बढ़ गया, तो फिर आपके आलू की जो खरीदारी होगी वो 5 किलो हो जाएगी, यानी कि यूनिट जो है वो घट गया। तो जब एनबी बढ़ेगी तो यूनिट कम हो जाएगी, और जब यूनिट कम होगी, जब एनबी कम होगी तो यूनिट बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि मार्केट का इस पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप जो यूनिट खरीदे हुए हैं उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और अगर मार्केट नीचे गिर गया, एनबी उसका डाउन हो गया, तो यूनिट आपकी बढ़ जाती है जो है। तो अच्छा, ये देखा गया है कि अंतराल के बाद 5 साल 7 साल के बाद हमारा जो मार्केट है, अपने देश की भारत की अर्थव्यवस्था है, वो हमेशा मतलब कि वो अपवर्ड है, वो बढ़ ही रहा है, अभी आगे भी और बढ़ेगा जो है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज आप लोग जो अखबारों में पढ़ते हैं या देखते हैं कि सेंसेक्स 62,000 के आसपास गया था, तो रियल में देखें अगर हम, तो सेंसेक्स 94,000 के ऊपर उस समय चल रहा था। ये जो वैल्यू आप देखते हैं इसमें आपका डिविडेंड और बोनस ये दोनों ऐड नहीं होते हैं। अगर अब तक जो सेंसेक्स जो हमारा चला आ रहा है, अगर हम डिविडेंड और बोनस को जोड़ दें तो 94,000 के ऊपर का मार्केट आज आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं बता रहा था कि ये एसआईपी में जो है मार्केट के फ्लक्चुएशन होने से जो है वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, और चूंकि लंबे रन में हमको हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना है, तो 5 साल के बाद एक साइकिल ऊपर नीचे करने के बाद वो फिर जो है वो लगातार जो है वो रफ्तार बढ़ जाती है, और लंबे समय में आपका एसआईपी का रिटर्न जो है वो हमेशा बढ़िया होता है। 1990 में सेंसेक्स जो था वो करीब 1,000 था, और आज देख लिए 60 गुना हो गया कितने साल में जो है, करीब 30 साल में, 32 साल में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को आप एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। और एसआईपी इसलिए बेटर है कि आप 500 रुपया का भी अगर हर महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहें, 1,000 का, 2,000 का, 5,000 का करना चाहें, आपके सहूलियत के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात कि इसको अगर आप बीच में बंद करना चाहें तो बंद हो सकता है। तीसरी बात कि आप जब भी चाहें, आपका पैसा अगर उसमें लगा हुआ, आपको आज ज़रूरत है तो आप तुरंत पैसा उसमें से निकाल भी सकते हैं। चौथी बात, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ पैसा और आ गया है, तो उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। मार्केट जब नीचे गिर जाए उस समय एसआईपी में पैसा टॉपअप और अधिक कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छे रेट पे अच्छे एनबी पे ज़्यादा यूनिट आपको मिल जाएगी, और आपका एक ग्रोथ
जो होता है पैसे का जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा सारे लोगों को कि SIP आप कीजिए। अगर आप 25 साल 30 साल की उम्र के हैं तो आप जरूर शुरू कीजिए। 1000 ही रुपया का शुरू कर दीजिए, लेकिन जरूर शुरू कर दीजिए। और जो लोग 55-60 साल के हो गए हैं लोग, उनको भी अपने बच्चों के लिए कम से कम जो बच्चे डिपेंडेंट हैं उनका SIP आप अपने अकाउंट से खोल लीजिए। और जो बच्चे इंटरडिपेंडेंट हैं, अपना खुद काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे उनको सलाह कीजिए कि वो SIP अपना चालू करें। SIP से देखिए हम ये अपना एक जो भी डिजायर है, हम भविष्य की जो योजना है हम बना सकते हैं। हमको 5 साल 7 साल के बाद अगर कार लेनी है, घर लेना है, मकान लेना है, बच्चे की शादी करनी है, सारी की सारी प्लानिंग आप छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। और ये SIP के माध्यम से ये बहुत ही आसान काम है। आपको यकीन नहीं होगा कि अगर 2000 4000 की SIP से भी अगर आप उसको 20 साल 25 साल का चला लेते हैं तो ये करीब करीब 70-80 लाख रुपया हो जाता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ ये सच है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में न जाइए जो है, क्योंकि शेयर मार्केट में जाने में खतरा है। आप अपने पैसे को एक अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस में आप वहाँ पे लगाएं, SIP के माध्यम से लगाएं, निवेश करें और एक अच्छा रिटर्न पाएं और जीवन को और सुचारू रूप से अच्छा करने। नमस्कार।